So welcome back students. I am happy that the first series of this lecture is over. I have completed with the subject of strength of material and now I am going to move on to our next topic, that is geotechnical engineering. तो geotechnical engineering के श्रृंखला में ये पहला लेक्चर है, ठीक है. इसकी सीरीज में हम शुरू करेंगे, उसी तरीके से डील करेंगे जिस तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम लोगों ने डील किया था. और चलिए शुरू करते हैं. तो the first question in this series is what are transported soil and residual soils. देखिए transported and residual soils को समझने के पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि soil होती क्या है. soil होती ये है कि there is a solid rock, एक rock होती है, उस rock के ऊपर दो प्रकार की weathering होती है. वो जो weathering होती है आपने पहले ही पढ़ रखा होगा. weathering मतलब क्या होता है? एक्शन होता है एक्सटर्नल फोर्सेस का इस रॉक के ऊपर, जो एक्शन फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है. ठीक है, दो नेचर हो सकते हैं. फिजिकल कैसे कि हमारे पास विंड उसमें ब्लो कर जाए, ठीक है. और केमिकल कैसे कि जैसे उसके ऊपर से क्या बोलते हैं ग्लेशियर, उसमें टेम्परेचर और हीट और इसके वेरिएशन हो रहे हैं, और इसमें फिजिकल जो फोर्सेस हैं सिर्फ उसके वेरिएशन हो रहे हैं. ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानना कि क्या क्या फोर्सेस हैं, ये आपका पार्ट नहीं है स्टडी का. स्टडी का पार्ट ये है कि इस रॉक के ऊपर जब फिजिकल और केमिकल दोनों फोर्सेस एक्ट करती हैं तो इससे फिजिकल फोर्सेस से के एक्ट करने से बनती है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, और केमिकल फोर्सेस के एक्ट करने से मोस्टली बनती है फाइन ग्रेन्ड सॉइल. कोर्स ग्रेन्ड एंड फाइन ग्रेन्ड सॉइल, इसका एग्जांपल है हमारे पास ग्रेवल, सैंड एटसेट्रा. और फाइन ग्रेन्ड सॉइल का हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा सिल्ट, क्ले एटसेट्रा. ठीक है, क्ले एक ऐसी सॉइल होती है जिसके जो पार्टिकल हैं वो 2 माइक्रोमीटर या 2 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं. ठीक है, इनके बारे में हम आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें डिस्कस करेंगे. अभी इतना समझ लीजिए कि वेदरिंग होती है. वेदरिंग होने के बाद ये जो रॉक है डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाएगी. ठीक है, ये एक बहुत लंबा फिनोमेना है, काफी समय लगता है इसको कंप्लीट होने में. तब जब ये फिनोमेना कंप्लीट हो जाता है तब अब इन पार्टिकल्स का होगा क्या? इन पार्टिकल्स का ये होगा कि या तो ये पार्टिकल जहां पे वो रॉक थी उसकी सतह पे ही जाके जमा रहे, और या तो ऐसा हो सकता है कि ये पार्टिकल क्या है, ब्लोन अवे हो जाए, यानी मूव कर जाए किसी दूसरी लोकेशन पे और वहां जाके जमा हो जाए. ठीक है, ये जो ब्रोकन जो पीसेस हैं, यानी जो पार्टिकल्स जो जनरेट होंगे, दीज पार्टिकल्स आर नथिंग बट द सॉइल. यही होती है सॉइल जो हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है. तो दिस काइंड ऑफ अ सॉइल इज नोन एज अ रेसिडुअल सॉइल, यानी एक ऐसी सॉइल जो जहां बनाई वहीं पर रह गई. और दिस काइंड ऑफ सॉइल इज नोन एज अ ट्रांसपोर्टेड सॉइल. ट्रांसपोर्टेड सॉइल. ठीक है, रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में इतना ही है जितना मेरे को आपको बताना था. अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में मैं थोड़ा सा और कुछ बताना चाहूँगा आपको. इसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं. पहली कैटेगरी होती है एलुवियल सॉइल. एलुवियल यानी वो सॉइल जो कि रिवर के मूवमेंट से हो रही है ट्रांसमिट. दूसरी होती है मेरे पास मरीन सॉइल, वो सॉइल जो कि समुद्र में नीचे जाके जमा हो जाए. तीसरी सॉइल मेरे पास होती है लेक्यूस्टेराइन सॉइल. लेक्यूस्टेराइन सॉइल वो सॉइल होती है जो कि लेक की सतह के नीचे जाके जमा हो जाए. चौथी होती है मेरे पास ग्लेशियल सॉइल. ग्लेशियल सॉइल वो होती है जो कि किसी ग्लेशियर के मूवमेंट की वजह से हो जाए. ठीक है, इसका एग्जांपल एक आप लिख लीजिए, टिल, TILL, टिल. टिल इज अ काइंड ऑफ अ ग्लेशियल डिपॉजिट. ठीक है, पांचवा होता है हमारे पास एओलाइन सॉइल. एओलाइन यानी हवा से जो मूव करे, हवा जिसको उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, उसे कहते हैं एओलाइन सॉइल. एओलाइन सॉइल का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है लॉइस, LOESS. लॉइस इज अ काइंड ऑफ एन एओलाइन सॉइल. ठीक है, सैंड ड्यून्स is an example. More or less sand dunes is a kind of an aeoline deposit because sand dunes are blown away by the wind and that wind is responsible for the formation of this dune kind of structure. So moving on, ये 5 मेजर हैं. और एक होता है ग्रेविटेशनल की वजह से होता है, तो ग्रेविटेशनल सॉइल भी उसको कहा जा सकता है, पर मोस्टली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ग्रेविटेशनल की वजह से जो होता है उसका एक एग्जाम्पल होगा, लिख लीजिए, ग्रेविटेशनल भी लिख लीजिए. ग्रेविटेशनल सॉइल जो होगा उसका एग्जांपल जो होगा, दिस विल बी टालुस, TALUS. टालुस एक ऐसी टाइप की सॉइल होती है
जो ग्रेविटेशनल डिपॉजिट की वजह से होती है. तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस in this question. Now moving on to the next question. The next question says, how many phases are there for in a phase system for a fully saturated soil? So in this question I would like to first of all tell you that what exactly is a phase system. तो देखिए मैंने अभी तक सॉइल आपको बता दी कि वो जो डिपॉजिट होते हैं वही होते हैं. अब आप खुद समझिए कि वो जो सॉइल है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़े तो है नहीं, टूटे हुए पार्टिकल, टूटे टूटे छोटे छोटे से मतलब बिखरे हुए से पार्टिकल्स हैं, है ना. अब उन पार्टिकल्स को अगर मैं एक जगह पर रख देता हूं तो उन सॉइल के पार्टिकल्स के अलावा उस मास में क्या होगा, अंदर वॉइड्स भी होंगे. क्या होंगे? वॉइड्स. वॉइड्स यानी छेद, छोटे छोटे से छेद होंगे उसके अंदर. तो हम इन वॉइड्स को और इन सॉइल पार्टिकल्स को मिला के सॉइल के मास को कंसिडर किया जाता है. सॉइल के सॉलिड्स अकेला सॉइल का मास नहीं होते. अब हमें अगर इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है डायग्रामेटिकली तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं फेज सिस्टम का. तो फेज सिस्टम क्या होता है? इट इज बेसिकली नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर फिगर इन विच द बॉटम मोस्ट पोर्शन रिप्रेजेंट्स द सॉइल सॉलिड्स. सॉइल के सॉलिड होते हैं सबसे नीचे. द मिडिल portion represents the water content and the topmost portion represents the air content. अब आप कहेंगे सर water और air आई कहाँ से? तो बेसिकली ये दोनों मिला के हो गए voids, यानी जो छेद होंगे उनमें या तो हवा भरी होगी या तो पानी भरा होगा. और ये हो गया मेरे पास सॉइल के सॉलिड्स जो मैंने आपको बताया. और इन दोनों को मिला के क्या बन जाती है मेरे पास? सॉइल बन जाती है मेरे पास. ठीक है. सो मूविंग ऑन. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ थ्री फेज सिस्टम. ये एक थ्री फेज सिस्टम है मेरे पास, यानी तीन फेजेस हैं इसमें. और ये इसके लिए, ये किसके लिए यूज होता है? दिस इज यूज फॉर अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल. पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए यूज होता है. अब आप पूछेंगे सर पार्शियली सैचुरेटेड मतलब? पार्शियली यानी आधा या कुछ हद तक सैचुरेट हुई सॉइल, यानी ऐसी सॉइल जिसके वॉइड्स में कुछ हद तक पानी है और बाकी हवा है. क्या है? कुछ हद तक पानी है और बाकी हवा है. ठीक है. अब इस डायग्राम को पढ़ा कैसे जाता है? इस डायग्राम के लेफ्ट साइड में हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम. क्या रिप्रेजेंट करते हैं? VA वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड VS वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स. और इसके राइट हैंड साइड पे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेट. तो वेट ऑफ एयर, अब ये तो नेग्लिजिबल है, इसको कंसीडर किया नहीं जाता. वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ soil solids. So this is all which I wanted to tell you, that this is the thing how we are going to interpret a three phase diagram. Three phase diagram को देखा कैसे जाता है. अब moving forward, special case जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कहता है कि एक फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में का केस में क्या होगा. फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के केस में, तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का केस ऐसा होता है जिसमें सारे के सारे वॉइड्स में पानी भरा होता है. 100% सैचुरेशन अगर हो जाएगा तो एयर तो रहेगी नहीं. तो क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा कंप्लीटेड, इतना पूरा पोर्शन किससे भर जाएगा? पानी से भर जाएगा. यानी इतना पोर्शन हम पानी से रिप्रेजेंट करेंगे और इतना पोर्शन हम सॉइल के सॉलिड से रिप्रेजेंट करेंगे. तो दिस इज बेसिकली अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब कितने फेजेस रह गए? 2 फेज रह गए हमारे पास. तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 2 फेज सिस्टम. 2 फेज सिस्टम. अच्छा, 2 फेज सिस्टम को एक और केस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जो कि होता है कंप्लीटली ड्राइड सॉइल. पूरी तरीके से जो ड्राई सॉइल होती है हमारे पास, उस केस में क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये पानी जो था ये पूरा ही खत्म हो गया. तो इस पानी की जगह पे हम अगर दोबारा एक ऐसी फिगर बना लें तो इसकी जगह पे अब हमारे देखो सॉइल के सॉलिड्स तो वैसे के वैसे रहेंगे. सॉइल के सॉलिड्स वैसे के वैसे रहेंगे. इट विल रिमेन द सेम बट द रिमेनिंग पोर्शन विल बी एयर. तो अगर पूरे में अगर पानी भरा है तो इट इज फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल. ठीक है. सबमर्ज सॉइल भी हो सकती है पर इट डिपेंड्स, बिकॉज सबमर्ज सॉइल इज अ स्पेशल केस व्हेन द वाटर इन द voids exceeds the volume of voids, then the kind of soil is known as a submerged soil. Submerged soil तब होती है जब इस वॉल्यूम, जो ये voids की वॉल्यूम है, इससे ज्यादा वॉल्यूम का पानी इसमें जाके स्टोर हो जाए, तब हम उसे कहेंगे सबमर्ज्ड सॉइल. ठीक है. हालांकि सबमर्ज्ड सॉइल को भी 2 फेज सिस्टम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इसमें फुल्ली सैचुरेटेड और सबमर्ज्ड भी हम कंसीडर कर सकते हैं. पर ये है कि सबमर्ज्ड के लिए आपको एक और आप डायग्राम बना लीजिए. दिस इज फॉर ड्राई, ये ड्राई के लिए डायग्राम है. ये फुल्ली सैचुरेटेड के लिए. एक सबमर्ज्ड के लिए आप और बना लीजिए. सबमर्ज्ड के लिए ये सॉइल सॉलिड्स वैसे ही रहेंगे. वाटर, अब देखिए इतने तो वॉइड्स का वॉल्यूम था हमारे पास और इतना हमारे पास सॉइल सॉलिड्स था, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं. अगर इससे वॉल्यूम से वाटर एक्सीड कर जाए कुछ वैल्यू, तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है
extra volume of water is added beyond the volume of voids, then this kind of an arrangement is represented as submerged soil. इसे हम लोग submerged soil भी कहते हैं, ठीक है. इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे. For now, this is what I would like to tell you about in this question. Now moving on to the next question. The next question says, what is the valid range of values for water content, porosity, degree of saturation and void ratio? ठीक है, इसको थोड़ा पहले समझने की जरूरत है कि ये चारों टर्म्स है क्या क्या. मैं बता देता हूँ. Water content is represented by the term omega, which is equal to the mass of water या weight of water stored inside the voids to the mass of soil solids. Mass of water divided by mass of soil solids. ठीक है, ये होता है मेरे पास. दूसरा जो रहता है, the second thing is porosity. Porosity is represented by the letter small n and it is equal to the volume of voids divided by the total volume of soil solids. ठीक है, ये होता है. The third thing is the degree of saturation. That is, degree of saturation is equal to volume of water divided by total volume of water divided by volume of voids. यानी कितने प्रतिशत voids जो हैं वो पानी से भरे हुए हैं, उसकी जो वॉल्यूम होती है. दिस इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन. एंड द थर्ड थिंग इज द वॉइड रेशियो. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स. वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स. ठीक है, अब इनको जरा देखिए. एक चीज इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वो ये है कि ओमेगा की वैल्यू सिर्फ वेट के टर्म्स में है, बाकी सारी वैल्यूज वॉल्यूम के टर्म्स में आती हैं. आपको याद रखना है, ठीक है. और तो ये मास के टर्म्स में है और ये सारे के सारे वॉल्यूम के टर्म्स में है, ये हमें याद रखना है ना. और अब हम आते हैं रेंज पे. तो रेंज आप खुद समझिए कि वाटर कंटेंट इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ सॉइल सॉलिड्स. अब देखिए, सॉइल में दोनों चीजें जीरो नहीं हो सकती, दोनों ही चीजें जीरो नहीं हो सकती. यानी कि अगर आप कहें कि सॉइल में सॉइल सॉलिड जीरो हो जाए तो बचेगा क्या? सिर्फ वॉइड. अकेला वॉइड तो सॉइल कहलाएगी नहीं, ऐसा है. आप ये भी कह सकते हैं कि सर वॉइड ही जीरो हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सॉइल के अंदर जब पार्टिकल जब मिलते हैं तो वो दोबारा मिलके एक रॉक नहीं बना लेते. रॉक इकलौता ऐसा केस है जिस केस में वॉइड्स होते ही नहीं है, ऐसा है. ठीक है, अब सॉइल के केस में तो वॉइड्स होंगे ही होंगे. यानी वॉइड्स और सॉइल सॉलिड्स ये दोनों तो है ही, ये दोनों मिला के ही सॉइल का मास बनता है. तो अब इसका मतलब ये है कि ये भी जीरो नहीं हो सकता, ये भी जीरो नहीं हो सकता. नहीं सॉरी, ये मास ऑफ वाटर जो है ये मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता. ठीक है. सिमिलरली ये है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है हमारे पास ऐसी हो सकती है, n की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में हो सकती है, लेकिन इक्वल टू 1 नहीं हो सकती कभी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम के बराबर भी नहीं हो सकता और वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 के बराबर भी नहीं हो सकता. इसलिए ये कभी इक्वल नहीं होता, 0 से 1 के बीच में ही होता है, कभी इक्वल नहीं हो सकते, ना तो 0 के बराबर ना तो 1 के बराबर. अब आते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे. तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैन बी इक्वल टू 0, कैन बी इक्वल टू 1. ठीक है. और वॉइड रेशियो के पे आते हैं. तो वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0. So this is all what I would like to tell you. 3 क्वेश्चन हो चुके हैं. चौथे क्वेश्चन पे आते हैं. सिंपल क्वेश्चन है, क्या ग्रेटर होगा, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल या यूनिट वेट ऑफ वेट सॉइल? समझने के लिए सबसे पहले यूनिट वेट को हमें समझना जरूरी है. यूनिट वेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर गामा एंड गामा इज इक्वल टू सम वेट ऑफ सॉइल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास. ठीक है. यानी अगर मैं कहता हूं कि 1 मीटर क्यूब की सॉइल है मेरे पास, तो 1 मीटर क्यूब की सॉइल का वेट कितना है ये मुझे पता करना है. मतलब मान लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब का एक बॉक्स है, उसमें मैंने सॉइल को भर के रख दिया. अब सॉइल को जब मैं भर के रखूंगा 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में, उसको जब मैं वेट करूंगा तब मेरे पास जो वेट आएगा, दिस वेट इज इक्वल टू द यूनिट वेट ऑफ द पर्टिकुलर सॉइल. अब सॉइल की यूनिट वेट अलग अलग
वेराइटीज के होते हैं, जैसे ड्राई यूनिट वेट होता है, अगर वो सॉइल ड्राई थी तो ड्राई यूनिट वेट हो गया, अगर वो सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड थी तो जो यूनिट वेट आएगा वो होगा बल्क यूनिट वेट, अगर वो सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड थी तो हो गया सैचुरेटेड यूनिट वेट, और अगर सैचुरेटेड यूनिट वेट से मतलब वॉइड ऑफ वॉल्यूम से भी ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है तो जो यूनिट वेट आएगा दिस विल बी इक्वल टू सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो चार प्रकार के यूनिट वेट होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। एक होता है गामा ड्राई, ड्राई यूनिट वेट, दूसरा होता है सैचुरेट गामा बल्क, ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। द थर्ड वन इज गामा सैचुरेटेड, दैट इज सैचुरेटेड यूनिट वेट, एंड द फोर्थ वन इज द गामा सबमर्ज्ड, और गामा डैश भी इसको कहते हैं, गामा डैश, और इसकी जो वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड ऑफ द सॉइल माइनस गामा वाटर, गामा सैचुरेटेड ऑफ द सॉइल माइनस गामा वाटर। मोस्टली गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू जो होती है वो होती है गामा हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड, मोस्टली मतलब मोस्ट केसेस में ये हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड के बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू। अब इसका जो फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूले मैं इसमें अभी नहीं बताऊंगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वो करेंगे। आते हैं इसमें कि कौन सी चीज ज्यादा होगी। ड्राई सॉइल की यूनिट वेट का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब, अगर ये कांस्टेंट है तो ड्राई सॉइल में क्या होगा, सिर्फ सॉइल सॉलिड्स होंगे और वॉइड होगा, ऐसा है, तो वेट क्या होगा, कम होगा उसका, और वेट सॉइल में क्या होगा, यूनिट वेट ज्यादा होगा। तो किसका ज्यादा होगा, वेट सॉइल का यूनिट वेट ज्यादा होगा, ड्राई सॉइल का कम होगा। मूविंग ऑन, अगर हमारे पास एक फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है जिसका वाटर कंटेंट 100% है तो उसका वॉइड रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, उसका वॉइड रेशियो किसके बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए यू नीड टू नो अ बेसिक रिलेशन, एंड दैट बेसिक रिलेशन इज गिवन बाय E into S is equal to omega into G, where E is the void ratio, S is the degree of saturation, omega is the water content and G is the specific gravity of soil solids, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि फुल्ली सैचुरेटेड है तो S की वैल्यू हो गई 100% या 1, ठीक है, और वाटर कंटेंट इज आल्सो 100%, दैट इज वाटर कंटेंट इज इक्वल टू आल्सो 1। सो अगर इसके और इसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे तो E की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, G के बराबर, यानी void ratio will be equal to the specific gravity of soil solids in this particular question. Moving on, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि what is the value of relative density for a compacted dense sand. compacted dense sand के लिए relative density की वैल्यू होती क्या है, ठीक है। तो जानने की जरूरत है कि relative density है क्या। relative density is basically nothing but it is a parameter which is used in order to quantify the amount of denseness which is present in a particular coarse grained soil. बहुत इंग्लिश में बोल दिया, थोड़ा हिंदी में सुन लीजिए। हिंदी में ये है कि एक कोर्स ग्रेन सॉइल यानी सैंड या ग्रेवल, मोस्टली सैंड, इसके केस में कितना डेंसिटी, कितना ज़्यादा डेंसिटी है उसको क्वांटिफाई करने के लिए, उसको मेजरेबल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करने के लिए इस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वॉइड रेशियो का भी उपयोग किया जाता है, पर वॉइड रेशियो इज नॉट having that much influence as compared to this parameter because it takes into account all the kind of conditions through which this particular soil deposit can be present. अभी इतना थोड़ा ध्यान से आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, एक सॉइल का जो डिपॉजिट होता है वो तीन केसेस में प्रेजेंट हो सकता है। या तो वो नेचुरल केस में होता है, यानी वो जैसा वो पड़ा हुआ है वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है। दूसरा केस होता है हमारे पास कि या तो वो कंप्लीटली लूज स्टेट में हो कि जैसा वो पड़ा था उसको थोड़ा हिला दिया तो वॉइड बढ़ गए, तो इस केस में आएगी मैक्सिमम वॉइड रेशियो। और एक होता है डेंस स्टेट। डेंस स्टेट में क्या होता है कि उसको हमने ऐसा किया कि सारे पार्टिकल को इकट्ठा कर दिया, तो इसमें जो हमारे पास वॉइड होंगे वो कम हो जाएंगे, तो द वॉइड रेशियो इसके लिए जो आएगा दिस विल बी मिनिमम, और इसके लिए हम मान लेते हैं दिस इज ई नेचुरल। Using all these three parameters, we can find out the value of relative density, and this is equal to E maximum minus E natural divided by E maximum minus E minimum multiplied by 100. This is the value of relative density. अब वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि relative density एक compacted dense sand के लिए कितनी होगी। तो देखिए ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। हम कह रहे हैं एक compacted sand है, compacted sand है यानी कि जो नेचुरल वाली जो वैल्यू है E की जो वैल्यू है
वो मेरे पास किसके पास होगी, मिनिमम के पास होगी। कॉम्पैक्टेड मतलब क्या हुआ कि उसको हमने कूट दिया, जब कूट दिया तो सारे पार्टिकल क्या हो गए, पास में आ गए। जब पास में आ गए तो जो इस नई कॉम्पैक्टेड जो स्पेसिमेन है इसके लिए जो वॉइड रेशियो है दिस विल बी ऑलवेज मिनिमम एंड हेंस दिस वैल्यू इज गोइंग टू रीच दिस वैल्यू। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू लगभग एक दूसरे के बराबर ही होनी चाहिए। तो ये रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 100 को अप्रोच तो करनी चाहिए, पर ऐसा एक्चुअल केस में होता नहीं है। ऐसा एक्चुअल केस में इसलिए नहीं होता क्योंकि कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.95 या 95%, 100% नहीं होती। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब आखिरी जो है इस लेक्चर का क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन डील्स विद एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ सॉइल। टेस्टिंग ऑफ सॉइल में हमारे पास जैसे मान लेते हैं एक सॉइल है, उसके कुछ पैरामीटर्स से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उन पैरामीटर्स के बारे में यहाँ पे सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि हम किस मेथड का, किस टेस्टिंग मेथड का उपयोग करेंगे डिटरमाइन करने के लिए वाटर कंटेंट को, स्पेसिफिक ग्रेविटी को और यूनिट वेट को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। वाटर कंटेंट को निकालने के लिए हमारे पास जो मेन मेथड्स होते हैं उनमें से कुछ मेथड के नाम मैं बता रहा हूँ। एक होता है ओवन ड्राइंग मेथड, दूसरा होता है पाइकेनोमीटर मेथड, ओवन ड्राइंग पाइकेनोमीटर, तीसरा होगा एल्कोहल मेथड, चौथा होगा सैंड बाथ मेथड। ये थोड़ा लाइट हो रहा है, मैं दूसरा अगला होगा हमारे पास रेडिएशन मेथड, और मेरे हिसाब से ठीक है ये 4 मेथड काफ़ी हैं। मूविंग फॉरवर्ड, द सेकंड क्वांटिटी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने के लिए कौन से मेथड होते हैं? 2 मेन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है मेरे पास डेंसिटी बॉटल मेथड, डेंसिटी बॉटल का एक मेथड होता है, और दूसरा जो मेथड होता है दिस इज पाइकेनोमीटर मेथड। पाइकेनोमीटर जो मेथड है वो दोनों के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम, बस कुछ चीज़ों में चेंज होता है। वो क्या चेंज होता है उसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बिकॉज यू ओनली नीड टू नो द नेम, यू डू नॉट नीड टू नो द वैल्यूज ऑफ दिस। सो ये 2 मेथड होते हैं इसके लिए। आखिरी होता है यूनिट वेट को निकालने के लिए। यूनिट वेट भी कौन सा? बल्क यूनिट वेट, क्योंकि ये वो यूनिट वेट है जो कि नेचुरल स्टेट में हम निकाल रहे हैं। नेचुरल स्टेट में जब सॉइल हमें मिलेगी साइट पे, तो उस पर कौन से टेस्ट मैं करूंगा जिससे उसका यूनिट वेट मैं पता कर सकता हूं। तो उसके लिए हमारे पास 3 होते हैं टेस्ट। पहला होता है हमारे पास सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट, दूसरा होता है वाटर डिस्प्लेसमेंट टेस्ट, ठीक है, और जो तीसरा टेस्ट है वो कौन सा होता है इसके बारे में आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। तीसरा टेस्ट यूनिट वेट को निकालने के लिए कौन सा टेस्ट होता है इसके बारे में आप रीड कीजिए और आप मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, दिस वाज ऑल व्हाट आई वुड like to tell you in this lecture. Thanks a lot for viewing this lecture. I'll be meeting you in the second lecture of this series on geotechnical engineering. Thank you.